गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण देखी थी और तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थता के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण का अन्य रूप डिस्कस करेंगे और प्रकाश विद्युत समीकरण को हम किस तरीके से अन्य समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्रकाश विद्युत समीकरण पे बात करते हैं, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अब देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए आइंस्टीन ने क्या बताया था। आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि तरंग सिद्धांत के आधार पर तो जब किसी धातु सतह पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक धातु सतह ले लेते हैं, ये धातु सतह, तरंग सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पराबैंगनी प्रकाश की किरणें इस धातु सतह पर आपतित होती हैं तो आपतित होने वाले फोटोनों की ऊर्जा इसके सतह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हो जाती है, ये कहता है तरंग सिद्धांत। लेकिन क्वांटम सिद्धांत वो कहता है, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में यह बोला गया कि जो एक फोटोन होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है और एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा देकर वहां से क्या करता है, मुक्त कर देता है, धातु सतह से उत्सर्जित कर देता है। तो किस तरीके से होगा कि जब कोई धातु सतह है, इस पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करें, hν ऊर्जा का एक फोटोन आपतित होगा, तो ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके सबसे पहले इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएगा ऊपरी सतह तक। तो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए, उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे बोलते हैं धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन फाई नॉट। फिर hν ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा तो कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाती है और बाकी जो ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके v वेग से गतिज ऊर्जा के रूप में 1/2 mv² गतिज ऊर्जा प्राप्त करके अधिकतम गतिज ऊर्जा से बाहर निकल जाता है और ये हो जाएगी 1/2 mv² मैक्सिमम, जो कि काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। अर्थात आइंस्टीन ने इसी आधार पर अपनी एक समीकरण बनाई जिसे प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण ये थी कि फोटोन की जो ऊर्जा है, कि जब किसी धातु सतह पर एक फोटोन आपतित होगा तो फोटोन की ऊर्जा hν, फोटोन की ऊर्जा वो धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो E = फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारी की सारी ऊर्जा एक फोटोन की कार्यफलन में जाएगी और जो बच गई ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में चली जाएगी। तो धातु का यहां से प्रकाश विद्युत समीकरण जो बन के आएगी, ये सिंपल फॉर्म है। तो फोटोन की ऊर्जा E को हम किससे लिखेंगे, hν = फाई नॉट है धातु का कार्यफलन, ये हो जाएगा फाई नॉट प्लस में यहां पे क्या आएगा 1/2 mv² मैक्सिमम, अधिकतम उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बनाने के लिए इसको इधर रखते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन के आएगी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर होगा hν माइनस में फाई नॉट। ये होती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। यह है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब इस समीकरण का अन्य रूप बनाते हैं तो अन्य रूप क्या होगा। मान लो किसी धातु सतह पर हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, एक फोटोन आपतित हो रहा है, देहली आवर्ती का प्रकाश आपतित होने पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएंगे। यदि देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन नहीं होता है। तो पहली बात है कि धातु के कार्यफलन के लिए इसके कौन से आवर्ती का प्रकाश चाहिए, देहली आवर्ती का प्रकाश चाहिए, जो कि यहां तक इसको उत्तेजित करेगा। तो देखो इस समीकरण का अन्य रूप, जब देहली आवर्ती का प्रकाश आपतित हो, देहली आवर्ती का प्रकाश आपतित हो तो इस स्थिति में धातु का कार्यफलन, तो कार्यफलन कितना हो जाएगा, कार्यफलन की बात करें तो कार्यफलन होगा फाई नॉट बराबर होगा hν, क्योंकि फाई नॉट की ऊर्जा है वो hν के रूप में प्राप्त हो जाएगी, देहली ऊर्जा के रूप में ये मिल जाएगी। अतः समीकरण 1 से, अतः प्रकाश विद्युत समीकरण, अतः प्रकाश विद्युत समीकरण कितनी हो जाएगी, प्रकाश विद्युत समीकरण बनेगी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर होगी, यहां से इसकी ऊर्जा ये hν माइनस में hν0, ये बन गई। यहां से इसमें से हम h कॉमन भी ले सकते हैं।
अब देखो, जब ये धातु दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा, तो जब धातु कैथोड पर दहली आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा तो कैथोड से अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं निरोधी विभव की कंडीशन में। तो निरोधी विभव की कंडीशन में अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो निरोधी विभव पर हम बात करते हैं, निरोधी विभव पर, तो निरोधी विभव पर ईवी नोट ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये मैंने आपको बताया है प्रकाश विद्युत धारा पर निरोधी विभव के प्रभाव में, जब हम निरोधी विभव के बारे में पढ़ रहे थे। कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं निरोधी विभव को। ईवी नोट बराबर होगी 1/2 mv² मैक्सिमम। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये बीच में से निकल के आता है, ठीक है। अब 1/2 mv² मैक्सिमम की वैल्यू ईवी नोट यहां पे रख देंगे, तो ये ईवी नोट वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? ईवी नोट बराबर होगी h न्यू माइनस में h न्यू नोट। अब यहां से देखो E है, ये क्या है? गुणा में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो क्या बन के आएगा? V नोट बराबर होगा h अपॉन में E न्यू माइनस में h अपॉन E इंटू में न्यू नोट। ये बन के आ रहा है। अब यहां पर ये जो समीकरण आ रहा है वो देखो सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा का समीकरण कब होगा? जब हम निरोधी विभव V नोट और आवर्ती में ग्राफ बनाएं। निरोधी विभव और आवर्ती का प्रभाव मैंने बताया था लास्ट लेक्चर से 2-3 लेक्चर पहले, देखना आप प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो वहां पर निरोधी विभव व आवर्ती में ग्राफ बनाएं। निरोधी विभव व आवर्ती में तुलना करने पर निरोधी विभव V नोट तथा आवर्ती में ग्राफ से, आवर्ती और आवर्ती को किससे लिखते हैं? न्यू में ग्राफ से। तो इन दोनों में ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने पर यह समीकरण नंबर कितना ले लें इसको? 2। समीकरण 2 सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण 2 सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। अब सरल रेखा का समीकरण क्यों है ये? क्योंकि अगर हम y एक्सिस पे V नोट को लें, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस में उससे ये होता है। अगर निरोधी विभव को y एक्सिस पे ले तो y को व्यक्त करेगा, आवर्ती को हम ले x एक्सिस पे तो ये x को व्यक्त करेगा, और ये h अपॉन ई किसकी हो जाएगी? प्रवणता हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? इसका अंतःखंड बन जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना पे इन दोनों की तुलना करें, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना से, अब 2 व 3 की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर y की वैल्यू, y क्या आ रहा है? V नोट, मतलब y एक्सिस में क्या लेंगे हम? V नोट को। प्रवणता कितनी आ रही है? प्रवणता की बात करें या ढाल की बात करें, तो ढाल m की वैल्यू कितनी आ रही है? m की वैल्यू आ रही है h अपॉन ई। देखो ये रही, ये h अपॉन ई है, ये इसकी ढाल बन जाएगी, तो h अपॉन ई इसकी ढाल आ रही है। और अंतःखंड कितना बन रहा है? ये प्लस c है, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंतःखंड हो जाएगा। तो ये बन के आएगा इसका अंतःखंड, और अंतःखंड c इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस एच ई अपॉन में न्यू नॉट। ये अंतःखंड है। तो अब इस सरल रेखा का ग्राफ बनाएं, तो सरल रेखा का ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा? निरोधी विभव व आवर्ती के बीच। यहां तो ले लेते हैं निरोधी विभव V नोट, और इस साइड ले लेते हैं आवर्ती, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ बनाए तो देखो सरल रेखा बनेगी। अगर मान लो अंतःखंड शून्य होता तो सरल रेखा कहां से जाती? मूल बिंदु से। लेकिन अंतःखंड है वो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव में अंतःखंड नीचे से आएगा, ना कि ऊपर से। तो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से, और ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरीके से, और यहां से ये सरल रेखा जाएगी ऐसे। और ये जो आवर्ती होती है वो कौन सी आवर्ती होगी? दहली आवर्ती होती है, न्यू नोट। इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा, V नोट तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ। और जो ये बन के आ रहा है यहां से, ये वाला, ये क्या होगा? अंतःखंड। और अंतःखंड की वैल्यू कितनी होती है? देखो अगर आप इसको फाई भी लेके चलोगे, देखो यहां पे वैल्यू मैंने h न्यू नोट डाल दी है। अगर आप h न्यू नोट नहीं लिखोगे, केवल फाई लिखोगे, तो देखना इसको मैं यहां से दोबारा करके दिखा रहा हूं किस तरीके से बनेंगे, इसी फॉर्मूले से। और आपको निरोधी विभव और आवर्ती वाले ग्राफ में मैंने यहां पे बताया हुआ है, बाकायदा आप नोट्स में जाके देखोगे तो आपको ये ग्राफ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये अंतःखंड की वैल्यू आ रही है h अपॉन में e इंटू में न्यू नोट। ये आ रही है ना। अब माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू है इसलिए नहीं लिया। अब देखो h न्यू नोट अपॉन e है, ये अंतःखंड है, अंतःखंड h न्यू नोट अपॉन में ई। एच न्यू नोट को आप क्या लिख सकते हो? फाई नोट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फाई नोट अपॉन में ई। और देख लेना उस ग्राफ में मैंने आपको ये यहां पे यही लिख के बताया था
कि ये जो वैल्यू होती है अंतःखंड वाली वो फाई नॉट अपॉन ई कार्यफलन में उस इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग देंगे। कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ऊर्जा ही कार्य में बदलेगा। जब कार्य में हम आवेश का भाग देते हैं तो W अपॉन Q किसको व्यक्त करता है? विभव को व्यक्त करता है, वोल्टेज। और ये विभव कौन सा है? निरोधी विभव। तो ये ग्राफ बनेगा इसके मध्य। किसके मध्य ग्राफ बनेगा? ये बनेगा निरोधी विभव तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ, इससे तुलना करने पर। अब ये ग्राफ है, ग्राफ की सहायता से हम H का प्लांक नियतांक का प्रायोगिक मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रायोगिक मान जो आएगा वही प्लांक नियतांक का मान होगा। प्लांक कांस्टेंट होता है जो मैक्स प्लांक ने बताया था। तो मैक्स प्लांक का प्रायोगिक मान ज्ञात करने की विधि भी होती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस काम में लेंगे। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं इस ग्राफ से H का प्रायोगिक मान निकालते हैं। प्रायोगिक मान किस तरीके से निकलेगा? तो इस ग्राफ की ढाल निकालते हैं। तो ग्राफ की ढाल के लिए हम क्या करेंगे? मैं यहां पे देखो दोबारा ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ है, ये आवर्ती होगी और ये हो जाएगा निरोधी विभव V नॉट। इन दोनों में ग्राफ बन के आएगा, वो ग्राफ होगा इस तरीके से। ये सरल रेखा होगी और ये नीचे की तरफ जाएगा और ये आवर्ती होगी। वो कौन सी आवर्ती होगी? न्यू नॉट। ठीक है, मान लो इसके दो मान, इसकी जो ढाल है सरल रेखा की ढाल, इसकी ढाल प्रवणता है वो क्या होगी? m, और m बराबर क्या होती है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू निकालें। मान लेते हैं कि x एक्सिस धनात्मक x एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? थीटा। और हमेशा ध्यान रखना कोण का मापन धनात्मक x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। तो थीटा बना रहा है, इस थीटा का tan मान लेंगे, वही क्या होगी? सरल रेखा की ढाल। तो tan मान निकालने के लिए इसमें आवर्ती की दो वैल्यू ले लेते हैं। मान लो आवर्ती ν1, यहां पे आवर्ती लेते हैं ν1। तो ν1 आवर्ती पर निरोधी विभव कितना होगा? V01, ये मान लेते हैं। फिर आवर्ती को आगे बढ़ाते हैं तो ν2, ये आवर्ती मान लेते हैं ν2 आवर्ती पर निरोधी विभव का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे V02। इन दोनों का अंतर, अब यहां से देखो इन दोनों का अंतर निकालें तो ये वाला अंतर होगा, ये अंतर, ये किसके बराबर होगा? डेल्टा न्यू, मतलब दो आवर्तियों का अंतर। और ये है दो निरोधी विभवों का अंतर, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा? डेल्टा V नॉट, निरोधी विभवों का अंतर। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज का tan मान निकालें तो इस त्रिभुज में सरल रेखा की ढाल, सरल रेखा की ढाल की बात करें तो सरल रेखा की ढाल m बराबर होगी tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान है डेल्टा V नॉट, निरोधी विभव का अंतर बटे में आवर्तियों का अंतर डेल्टा न्यू। ये आगे सरल रेखा की ढाल। ग्राफ से सरल रेखा की ढाल तथा समीकरण से सरल रेखा की ढाल की तुलना करने पर, ये सरल रेखा की ढाल है, तो दोनों से तुलना करने पर ग्राफ व समीकरण से, ग्राफ व समीकरण से तुलना करने पर, इन दोनों में तुलना करेंगे तो तुलना करने पर H अपॉन E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डेल्टा V नॉट अपॉन न्यू के इक्वल। तो यहां से देखो इसको कर देते हैं दोनों के इक्वल और फिर किस तरीके से निकलेगा उस पर बात करेंगे। दोनों में ग्राफ से देखते हैं तो तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा? H अपॉन E बराबर होगा डेल्टा V नॉट अपॉन में डेल्टा न्यू। ठीक है, अब यहां से ये E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू आएगा डेल्टा V नॉट, डेल्टा V नॉट अपॉन में डेल्टा न्यू इंटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये H का मान आ रहा है। और यही कौन सी विधि है? H का प्लांक नियतांक का मान, प्लांक नियतांक का मान प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि के द्वारा हम प्लांक नियतांक का मान प्राप्त कर सकते हैं और H के जो मान होता है वो होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। तो ये प्लांक नियतांक का प्रायोगिक मात्रक हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है इसका अन्य रूप। अन्य रूप बता दिया मैंने किस तरीके से निकलता है। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अर्थात फोटोन की कणीय प्रकृति या फोटोन की अवधारणा की व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद में प्रकाश विद्युत समीकरण से ही हम दूसरा जो तरंग दैर्ध्य के रूप में समीकरण वो कैसे बनाएं। ये तो आवर्ती के रूप में समीकरण हुआ, तरंग दैर्ध्य के रूप में समीकरण बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो मान लो सपोज करो नोट लगाकर एक पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट हमारा ये प्रकाश विद्युत समीकरण क्या आई थी? प्रकाश विद्युत समीकरण ये थी H, प्रकाश विद्युत समीकरण ये थी H न्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 1/2 mv² प्लस फाइन नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी है निरोधी विभव पर, तो ये किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर होगी h न्यू माइनस में h न्यू नॉट। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कर लेना आती है। निरोधी विभव पर इसका मान किसके बराबर होगा? EV नोट के। तो ये हो जाएगा EV नोट बराबर होगा h न्यू माइनस में h न्यू नोट होता है। अब न्यू होता है आवर्ती, और आवर्ती को हम क्या लिखते हैं? C/λ। आवर्ती लिखी जाती है वो C/λ से लिखी जाती है। तो नेक्स्ट देखो मैं आपको करके बताता हूं किस तरीके से हो जाएगा इसका अन्य रूप। यहां से हम बात करते हैं, हमें पता है कि न्यू बराबर क्या होती है? न्यू इज इक्वल्स टू होती है C/λ। तो ये हो जाएगी EV नोट बराबर h, न्यू की जगह लिख देंगे C/λ माइनस में h C/λ नोट। यदि दहली आवर्ती है तो दहली आवर्ती की तरंग दैर्ध्य भी कौन सी होगी? दहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां से ये दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो दहली तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां से h कॉमन ले लेंगे hc, तो ये बन के आएगा V नोट EV नोट बराबर hc 1/λ माइनस में 1/λ नोट, और E इधर आ जाएगा तो भाग में V नोट बराबर क्या होगा? hc अपॉन में E इंटू में 1/λ माइनस 1/λ नोट। ये भी होता है। कई बार न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस फॉर्मूले से भी सोल्व होते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, क्योंकि हमें तरंग दैर्ध्य गिवन होती है, आवर्ती गिवन होती है तो इससे सोल्व कर लेंगे, और निरोधी विभव गिवन है तो वो एक फॉर्मूला था हाफ ऑफ mv² मैक्सिमम EV नोट के बराबर होता है, वहां से सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। अब देखो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में हम बात करते हैं तो प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति दर्शाता है, एक तरंग के रूप में भी होता है और एक इसकी प्रकृति कणीय भी होती है। और प्रकाश की दोहरी प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिनमें मुख्य रूप से न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, फिर है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इनके बारे में इन चारों ही सिद्धांतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो प्रकाश होती है उसकी प्रकृति द्वैत होती है, दोहरी प्रकृति होती है, कणीय भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तो यह बात हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करी थी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, रे ऑप्टिक्स एक पूरा चैप्टर है, प्लेलिस्ट में एक पूरे चैप्टर का वीडियोस बने हुए हैं, 33-34 वीडियोस हैं उनमें। अब पहले ही वीडियो को ओपन करेंगे तो पहले ही वीडियो में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपको डिटेल से डिस्कशन मिल जाएगा, पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के। आज हम बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ वेव्स, मतलब जो द्रव्य कण होते हैं मैटर वेव्स, उनसे रिलेटेड उनकी जो द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति है उनके बारे में बात करेंगे। द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव्य कण होते हैं, उनसे संबंधित जो तरंग निकलती है उन तरंगों को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगे। कौन सी तरंगे बोलते हैं? डी ब्रोगली तरंगे। तो इन डी ब्रोगली तरंगों की तरंग दैर्ध्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार यह बताया गया कि जो द्रव्य कण होते हैं उन कणों से संबंधित कुछ तरंगे होती हैं। लेकिन वो तरंगे कब होती हैं? जब द्रव्य कण गतिशील अवस्था में होते हैं, तो गतिशील अवस्था में द्रव्य कणों से संबंधित कुछ तरंगे होती हैं और उन तरंगों को क्या नाम दिया गया? डी ब्रोगली तरंगे नाम दिया गया, क्योंकि इसकी अवधारणा है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने, लुई डी ब्रोगली ने 1923 और 24 में की थी। ठीक है, तो गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित, गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित कुछ तरंगे होती हैं और उन तरंगों के संबंधित तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगे या द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब द्रव्य कण कौन कौन से हैं? द्रव्य कणों की बात करें तो जो द्रव्य कण हैं वो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण। और सूक्ष्म कणों में बात करें तो सूक्ष्म कण में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है सूक्ष्म कण। तो इन सूक्ष्म कणों से संबंधित जो तरंगे होंगी वो गतिशील अवस्था में डी ब्रोगली तरंगे कहलाती हैं। अब डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जब भी कोई द्रव्य कण गतिशील होता है तो वो फोटोन की तरह तरंगों को उत्सर्जित करता है। फोटोन की तरह कैसे? तरंग व्यवहार भी दर्शाएगा और कण के रूप में भी। तो उनकी तरंगे हैं वो इस तरीके से निकलेंगी, फोटोन की तरंगे इस तरीके से निकलकर आगे की ओर तरंगों के रूप में बढ़ती जाएंगी।
तो यहां पर जो ये जो दो तरंगे हैं, इन दो तरंगों के दो क्रमागत क्रेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रफ, क्रेस्ट बोलेंगे किसको, श्रृंग को। ये जो दो क्रमागत श्रृंग हैं ये होते हैं दोनों क्रेस्ट, और दो गर्त होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रफ। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य के बराबर। तो यहां पर लुई दे ब्रोगली ने एक बात कही, तो गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित जो द्रव्य तरंगे हैं, उन द्रव्य तरंगों का संवेग होता है और उनकी अपनी एक तरंग दैर्ध्य होती है। उस तरंग दैर्ध्य को जब यहां से निकाला, डिराइव किया गया, तो उन गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित तरंग दैर्ध्य उन द्रव्य कणों के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हुई। अब व्युत्क्रमानु कैसे आई व्युत्क्रमानुपाती? जब हम बात करते हैं कि डी ब्रोगली ये बोलते हैं कि ये जो द्रव्य कण होते हैं वो फोटोन की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? फोटोन की तरह, फोटोन के तरह व्यवहार दर्शाते हैं। इसका मतलब द्रव्य कणों से संबंधित कुछ ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा किसके बराबर होगी? फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगी। अर्थात द्रव्य कणों की ऊर्जा, अगर इनकी ऊर्जा की बात करें तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा? एच न्यू, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यदि इन द्रव्य कणों के पास में द्रव्यमान है, द्रव्य कणों का द्रव्यमान है m, द्रव्य कणों का द्रव्यमान स्मॉल m, तथा इनका वेग है वो किसके वेग के बराबर? वेग है c, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर, क्योंकि फोटोन मान रहे हैं तो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध से वेग c हो तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध से, आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध से, अब आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध देखें तो E इज इक्वल्स टू कितनी होगी? E इज इक्वल्स टू mc² हो जाएगा। ये तो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू और E इज इक्वल्स टू mc², समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों ही ऊर्जा है तो दोनों को इक्वल कर दें, तो m इंटू c² इज इक्वल्स टू किसके हो गए? h न्यू के इक्वल होंगे। अब यहां से देखना, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? आवर्ती, यदि मान लो फोटोन की ऊर्जा दे रखी है तो न्यू इज इक्वल्स टू होती है c अपॉन लेमडा, यहां पे रख देंगे तो m इंटू c² इज इक्वल्स टू hc अपॉन लेमडा। c से c कैंसिल आउट, तो ये बच गया mc इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा। अब देखो ये mc क्या है? ये द्रव्य कण का द्रव्यमान है और द्रव्य कण का वेग है c, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? उसका संवेग। तो द्रव्य कण से संबंधित संवेग, द्रव्य कण से संबंधित संवेग की बात करें तो इसका जो संवेग होगा वो p बराबर क्या होगा? m इंटू सी, और m इंटू सी की वैल्यू p रखेंगे तो p बराबर क्या होता है? h अपॉन लेमडा। अब हमें निकालनी द्रव्य कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को कौन सी तरंग दैर्ध्य बोलेंगे? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे, p को नीचे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? h अपॉन p। ये होती है द्रव्य कण से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। ये डी ब्रोगली परिकल्पना होती है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार जब भी कोई गतिशील द्रव्य कण होगा तो वो फोटोन की भांति व्यवहार दर्शाता है, अर्थात उसकी द्रव्य कण से संबंधित तरंग की क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी। और गतिशील अवस्था में इनसे संबंधित जो तरंगे होती हैं उनको डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं। डी ब्रोगली भी बोलते हैं या दे ब्रोगली भी बोलते हैं। DEBROUGLI ये होता है इसकी, DEBROUGLI, डी ब्रोगली। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। अब दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान हम प्रत्येक सूक्ष्म कण के लिए निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, और न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो इन सभी द्रव्य कणों की तरंग दैर्ध्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और उनको एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि द्रव्य कण की तरंग दैर्ध्य किस तरीके से होगी। ये तो फोटोन की अवधारणा से हमने फॉर्मूला निकाल लिया तरंग दैर्ध्य का, इस तरीके से आएगी। यदि मान लो द्रव्य कण का द्रव्यमान हमें m दे रखा है, द्रव्य कण का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m, तथा इसका वेग है वो स्मॉल v ले ले। अब c क्यों नहीं ले रहे यहां पे? क्योंकि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला निकाला गया वो द्रव्य कण को फोटोन से तुलना करके निकाला गया है, लेकिन एक्चुअल में द्रव्य कणों का वेग है वो फोटोन के वेग से कम होता है।
क्लियर है। यदि द्रव्य कण का द्रव्यमान m माने और इसका वेग ले ले v, तो द्रव्य कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितनी होगी? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला। और हमें पता है कि p को यदि m और वेग दे रखा है द्रव्यमान, तो p बराबर क्या होता है mv। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन mv, ये हो जाएगी द्रव्य कण से संबंधित तरंगदैर्ध्य। अब यहां पे देखना, यदि वेग का मान कम हो, सूक्ष्म कण है, कोई भी सूक्ष्म कण लिया है, तो इन दोनों में द्रव्यमान और वेग में कोई भी एक कम ले लें। यदि सूक्ष्म कण दिया है, क्योंकि जो द्रव्य कण होते हैं वो सूक्ष्म कण है, वेग और द्रव्यमान इन दोनों का गुणनफल अगर कम हो, p की वैल्यू कम होगी, तो देखो तरंगदैर्ध्य क्या होगी? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर हम बात करें सूक्ष्म कण की, तो सूक्ष्म कण की जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत कम प्राप्त होती है। सूक्ष्म कणों से संबंधित तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म कणों का तरंग व्यवहार नगण्य होता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक कोई भी एक गेंद दे रखी है हमें, तो गेंद का द्रव्यमान m है, वो कितना ले लेते हैं? 6 kg, और इसका वेग मान लेते हैं v, कितना ले लें हम? 3 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ये इसका वेग दे रखा है, ठीक है। द्रव्यमान है 6 kg और वेग दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड। तो इससे संबंधित तरंगदैर्ध्य निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और p की वैल्यू क्या होती है? m इंटू वी। तो h की वैल्यू तो है 6.62 इंटू में 10 टू द पावर -34 अपॉन में, इसको करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 6 इंटू 3 आएगा ना mv, 6 इंटू 3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6.62 अपॉन में 18 इंटू में 10 टू द पावर -34। तो इसको कैसे लिखेंगे? लैम्डा तरंगदैर्ध्य, तो इसका आंसर आएगा मीटर में। अब देखो 6.64 को काटेंगे तो ये आएगा 0.3 इंटू में 10 टू द पावर -34 मीटर के आसपास आ रहा है। ये आ रही है लैम्डा की वैल्यू तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य देखो -34 आ रही है, -34 बहुत कम वैल्यू होती है, तो इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत ही नगण्य के बराबर हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म कणों से संबंधित तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इनका तरंग व्यवहार क्या होता है? नगण्य होता है। परंतु फिर भी दे ब्रोगली ने अलग अलग सूक्ष्म कणों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करी, और वो तरंगदैर्ध्य जो निकाली है उसके बारे में हम देखेंगे प्रत्येक कण की। अब तरंगदैर्ध्य यहां से तो तरंग व्यवहार नगण्य आ रहा है, तो निकाले कैसे तरंगदैर्ध्य? सवाल ये आ जाता है। तो सूक्ष्म कणों की तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए यहां पर गतिज ऊर्जा का सहारा लिया गया। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म कण जब गतिशील अवस्था में होंगी तो उनके पास वेग होगा, और वेग होने के कारण उनकी कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा भी होगी। तो यहां पे हम बात करते हैं सूक्ष्म कणों से संबंधित गतिज ऊर्जा, सूक्ष्म कणों की तरंगदैर्ध्य, कणों से संबंधित तरंगदैर्ध्य, और सूक्ष्म कणों से संबंधित तरंगदैर्ध्य होगी दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। अगर हम बात करें डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी होता है। इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब हमें पता है कि p को हम क्या लिख सकते हैं? mv लिख सकते हैं इस तरीके से। यदि मान लो हमें mv दे रखा है, यदि सूक्ष्म कणों का वेग v है, यदि सूक्ष्म कणों का वेग v तथा गतिज ऊर्जा k दे रखी है। अब ये संवेग की फॉर्म में न देकर हमें गतिज ऊर्जा में दे रखी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से देखो 2 इधर गुणा में, तो इसको इधर लेके आएंगे, किसमें आ जाएगा? भाग में। तो ये आ गया, सॉरी इधर भाग में, तो इस साइड आ जाएगा गुणा में। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा mv²। अब इसको संवेग बनाने के लिए क्या करेंगे? m से इधर भी गुणा करेंगे और m से इधर भी गुणा करेंगे, तो क्या बन के आएगा? ये 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv की होल स्क्वायर, क्योंकि m की स्क्वायर भी हो गई, v की स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। और mv को हम क्या लिख सकते हैं? p, संवेग, क्योंकि mv बराबर क्या होता है? p। तो कितना हो जाएगा ये? इसका अंडर रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv, और इसको लिख देंगे हम p। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी।
तो गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान दे रखा हो तो हम संवेग को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अतः तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, अतः डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, सूक्ष्म कणों से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी की जगह हम क्या पुट कर दे समीकरण 1 में, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म कणों से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए समीकरण, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट संवेग से निकालें तो इनसे संबंधित तरंग दैर्ध्य बहुत कम आएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा से हम निकाल सकते हैं। फिर यहां पे गतिज ऊर्जा के बारे में और बताऊं, और बातें करें तो अब गतिज ऊर्जा को और क्या लिख सकते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर निरोधी विभव की बात हो, निरोधी विभव पे बात करें हम कि गतिशील द्रव्य कणों से संबंधित तरंग दैर्ध्य निरोधी विभव पे ज्ञात करें तो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, ईवी, या फिर ईवी नहीं लेंगे, यहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, क्यूवी होगी, आवेश गुणा में विभवांतर क्यूवी के बराबर, ये इस तरीके से ली जाएगी। तो ये वैल्यू यहां से इसमें पुट करेंगे और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि गतिज ऊर्जा को किस तरीके से लिया जाता है। तब तक के लिए आप दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अन्य रूप को पढ़िए, समझिए। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और हमें बताइए, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।